एआई एंड कोडिंग की क्लासेस। तो हम एआई और कोडिंग में जी नए सेशन के लिए जुट गए हैं, यहाँ पे मिल गए हैं। अब करना क्या है दोस्तों, मैंने आपसे पहले बताया था कि हमारा शेड्यूल जारी हो चुका है और हमें इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ठीक है, तो आइए इस शेड्यूल को आगे बढ़ाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करिए, डोनेट करिए, ताकि हम अपने चैनल को और बेहतर बना सकें और इसे दूर तक पहुंचा सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतर सुधार कर सकें। हम चाहते हैं कि हर कोई इससे पढ़े, सीखे और आगे बढ़े। मैं यहाँ पे आपको एश्योर करता हूँ कि आपके एग्जाम होने तक, जो कि टेंटेटिव है, सितंबर में आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम शुरू होने से पहले पूरा का पूरा कोर्स एआई, कोडिंग, डेटा डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन तीनों विषयों का 100% सिलेबस अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और 11th-12th के साथ खत्म करवाएंगे, ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी चला रहे हैं। 1000 एमसीक्यू कंप्यूटर साइंस के लिए स्टार्ट कर चुके हैं, उसका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। इन सब के अलावा झारखंड माध्यमिक आचार्य में एक बेसिक कंप्यूटर का भी एग्जाम होगा, जो कि जनरल स्टडीज के अंदर आएगा। उसके लिए भी हमारा 1100 क्वेश्चन का एक सीरीज है जो जारी हो चुका है और जो चल रहा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास लिंक है, आप वहां क्लिक करें, जुड़िए, पढ़िए और आगे बढ़िए। लोगों को फॉरवर्ड करिए ताकि लोग वहां से फ्री में देख सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे फोन मैसेज कर सकते हैं, जो भी होगा उस टीम से आपको कंसल्ट करेगा, कनेक्ट करेगा और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, आप वहां से पीडीएफ भी पा सकते हैं। इसके अलावा हम बता दें, एक वीडियो पोस्ट किए हैं, आप देख लीजिएगा। इग्नू ने लेटर लिखा है जेएसएससी को, सेक्रेटरी को, कि जो डिस्टेंस एजुकेशन वाले हैं उनको भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। यानी अब डिस्टेंस वालों के लिए भी झारखंड में कंप्यूटर टीचर बनना संभव हो गया है। तो अब तैयारी मिलकर करें, दम लगा कर करिए। सितंबर तक एग्जाम होगा, एक सीट आपकी पक्की है, एकदम इतना मान के चलिए, क्योंकि कंपटीशन कहीं नहीं है इस बार मार्केट में। आइए बिना टाइम गंवाए हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में मैं आपको एआई में पढ़ा रहा था ग्राफ के बारे में और प्रॉब्लम स्पेस के बारे में। तो हम लोग प्रॉब्लम स्पेस तक चर्चा कर लिए थे और मैंने बताया था कि प्रॉब्लम स्पेस कभी भी आए तो इसको सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन जो होता है हमारे पास ग्राफ, और ग्राफ के बाद हम लोग ट्री पे आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के रिगार्डिंग हमारा वीडियो पुराना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक एआई प्रॉब्लम जो होता है उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट स्पेस से। हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट स्पेस से। अब ये स्टेट स्पेस क्या होता है मैं लिखना चलता हूं, ताकि फायदा होगा उन बच्चों को जो नोट्स बनाते हैं। बिना नोट्स के निकलना संभव नहीं है। आप कितना ही साल से पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग आपको वीडियो यहाँ पे जल्द प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बिफोर एन एआई प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इट इज represented as a state space, as a state space। अब आप सबके मन में चल रहा होगा कि साहब ये स्टेट स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं स्टेट की। तो स्टेट क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट्स का एट अ गिवन मोमेंट। तो रिप्रेजेंटेशन of elements at a given moment। एक मोमेंट पर एलिमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्टेट से। दो स्पेशल स्टेट्स होते हैं, टू स्पेशल स्टेट्स आर देयर, स्टेट्स आर देयर। कौन कौन से हैं, तो पहला जो स्टेट होता है हम उसे कहते हैं
इनिशियल स्टेट। पहला जो हमारे पास स्टेट होता है हम उसे कहते हैं इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट को ही दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं स्टार्ट पॉइंट। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं फाइनल स्टेट, और इसी फाइनल स्टेट को हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं गोल स्टेट। गोल स्टेट, गोल स्टेट। ठीक है। इसके अलावा अब जब स्टेट चेंज होगा, यानी मान लीजिए स्टेट चेंज कैसे होता है, ये भैया बिहार झारखंड वाली बात नहीं है, ये स्टेट कैसे चेंज होता है। तो इनिशियली मान लीजिए एक मशीन ए पोजीशन पर है, तो ए से वो बी स्टेट या बी फॉर्म में जाएगा। वो कैसे जाएगा, तो इसके लिए ए से बी तक जाने में कुछ ऑपरेटर्स आएंगे, कुछ ऑपरेटर्स आएंगे। इन्हीं को हम लोग सक्सेसर फंक्शन के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम लोग सक्सेसर फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सक्सेसर फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑपरेटर्स, इट इज अ सेट ऑफ ऑपरेटर्स that is used to change the state, that is used to change the state। यानी स्टेट को बदलने के लिए जिन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं हम उन्हीं को कहते हैं सक्सेसर फंक्शन। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब जब यहां से ए से बी तक जाएंगे तो इसके बीच में बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा, और ये जो स्टेजेस से होकर एक मशीन गुजरता है, एक एजेंट गुजरता है, तो ये फिक्शियस नहीं होता है, ये सारे अटेनेबल होते हैं, यानी इन सारे स्टेट्स में जाया जा सकता है। इन्हीं सारे स्टेट्स को हम लोग कहते हैं स्टेट स्पेस। इन्हीं सारे स्टेट्स को कहते हैं हम लोग स्टेट स्पेस। तो हमारे पास एक नेक्स्ट प्रश्न आता है कि स्टेट स्पेस क्या होता है, स्टेट स्पेस क्या होता है, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे। परिभाषा बहुत ही जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में पूछे ही पूछे जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग 3-4 पॉइंट्स हम लोग समझते हैं डेफिनेशन के साथ। पहला क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, it is the set of all states reachable from the initial state। यानी इनिशियल स्टेट से जहां तक इसका अंत आएगा वहां तक जाने में जितने भी स्टेट्स आएंगे वो हमारे स्टेट स्पेस कहलाएंगे। ठीक है, हर स्टेट स्पेस जो होता है एक ग्राफ या ट्री का फॉर्म ले लेता है। तो आप यहां लिखेंगे ईच state space, each state space takes the form of a tree or a graph, or a graph। ठीक है, तीसरा क्या कहता है कि जब वो स्टेट स्पेस एक से चलेगा बी तक जाएगा, तो मैंने आपसे बताया कि कई सारे इसमें स्टेप्स आएंगे। ठीक है, तो इनको हम लोग कहते हैं नोड्स, इनको कहते हैं हम लोग नोड्स। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे द नोड्स आर द स्टेट्स, द नोड्स आर द स्टेट्स। अब भैया ए से चले हो, A1 पर मान लीजिए आए, तो कैसे डिनोट करोगे, इस एरो से डिनोट करोगे। ठीक है, तो ये जो आर्क हुआ, ये जो आर्क हुआ, ये यहाँ पर एक्शन डिनोट करता है। तो जो नोड्स हो गए वो क्या हो गए, स्टेट्स, एंड द आर्क्स आर द एक्शंस, एंड द आर्क्स आर द एक्शंस।
ठीक है, आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब क्या होता है कि जब एक नोड से दूसरे नोड जाते हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, तो वहां पर आपको प्रोसेसिंग करना होता है, वहां पे आपके सीपीयू का इस्तेमाल होता है, वहां पे आपके मेमोरी का इस्तेमाल होता है। तो क्या होता है, पाथ कॉस्ट फंक्शन की बात आती है। तो वहां पर बात पाथ कॉस्ट फंक्शन की आती है, वहां पर बात पाथ कॉस्ट फंक्शन की आती है, पाथ कॉस्ट फंक्शन। अब आप सबके मन में चल रहा होगा कि ये पाथ कॉस्ट फंक्शन क्या है। तो आइए 2-3 पॉइंट हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट बेटा ये है इसके बारे में कि इट इज यूज्ड to measure the quality of a solution. It is used to measure the quality of a solution. जो solution निकला है उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। अब कैसे मेजर करेंगे तो आएंगे, उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास सॉल्यूशंस निकले हैं उसमें से जो सबसे कॉस्ट एफिशिएंट होगा वही हमारे लिए बेस्ट होगा। यानी जहां पे मेमोरी का कम इस्तेमाल होता हो, जहां प्रोसेसर का कम इस्तेमाल होता हो, डेटा का जहां कम इस्तेमाल होता है, जो कम इंफॉर्मेशन लेकर हमको आउटपुट देगा वही हमारे लिए बेस्ट कहलाएगा। तो नेक्स्ट यहां पर आप समझेंगे, आउट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, आउट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, पॉइंट बनने चाहिए कॉपी पे। तैयारी जीत की हो, तैयारी जीत की होगी तो एक सीट पक्की है। द बेस्ट सॉल्यूशन हैज द लोवेस्ट पाथ कॉस्ट। और अब आप समझिएगा, मैंने आपको बताया कि यहां से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, फिर इससे आगे यानी इनिशियल से फाइनल जाते हैं। तो एक स्टेट को क्रॉस करने में कितना खर्च पड़ा, ठीक है, इसके बारे में भी हमें जानकारी देता है कौन, पाथ कॉस्ट फंक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट गिव्स अस द कॉस्ट ऑफ, it gives us the cost of applying the operator to the path। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि सर जो स्टेट स्पेस है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो स्टेट स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 टपल्स का यूज होता है। तो आप यहां पे समझ सकते हैं, द स्टेट स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 टपल्स। ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि कितने टपल्स से हम डिनोट करते हैं, तो 4 टपल से। कौन कौन सा होता है, तो स्टेट स्पेस को डिनोट करते हैं एस से। कौन कौन सा, एस, एस नॉट यानी एस इनिशियल, ओ और जी। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्या होता है, इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो याद रखेंगे, एस, ये जो एस है ये बताता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स। कितने पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं या हो सकते थे वो उसके बारे में बताएगा। ये एस नॉट जो है वो इनिशियल स्टेट है स्टेट स्पेस का। ओ, ओ क्या है, तो सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। अच्छा मैं लिख देता हूं, आपको शायद समझ में ना आएगा। यहां पे लिखेंगे, ये है सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स यूज्ड टू चेंज द स्टेट, change the state from one to another। यानी एक से दूसरे स्टेट में बदलने के लिए जो प्रोडक्शन रूल्स होते हैं वो ये हैं। ठीक है,
इसको हम लोग दूसरी भाषा में अगर आप यहाँ समझना चाहें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम लोग इसे कहते हैं सेट ऑफ लिंक्स बिटवीन द नोड्स। इट इज द सेट ऑफ लिंक्स बिटवीन द नोड्स। यानी मान लीजिए मैं बता रहा था ए से बी जाना है, A1 हो गया, बी A2 हो गया, ऐसे चलते गए। तो मान लो भैया ये जो लिंक्स है इस नोड से इस नोड का, उसको हम लोग O से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बचा यहाँ पे G। ये G किस लिए होता है? तो सेट ऑफ गोल स्टेट्स। ये पूरा सेट है किसका? गोल स्टेट्स का। ये सब आपको हम बता क्यों रहे हैं? ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं, उन एल्गोस का यूज होता है यहाँ पर। तो ये आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक नेक्स्ट टर्म यहाँ आया था, वो था सॉल्यूशन पाथ। सॉल्यूशन पाथ क्या होता है हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। तो एक नोड से दूसरे नोड जाना है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ये सीक्वेंस चलता जाता है। तो जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन है इसी को हम लोग सॉल्यूशन पाथ कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन पाथ। हम इसको सॉल्यूशन पाथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या फ़ायदा है? तो इसका फ़ायदा यही है कि इनिशियल से फाइनल तक हमको ले जाता है। तो आप लिख सकते हैं इट लीड्स टू नंबर ऑफ स्टेट्स, इट लीड्स टू नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल टू गोल स्टेट, या जिसको आप लोग फाइनल स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। द कॉस्ट जो आता है सोल्यूशन पाथ का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे तो जो पैसा लगेगा वो पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि -10 रुपया लग जाए, -15 हो जाए, नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट पाथ जो होगा वो पॉजिटिव नंबर में आता है या नेगेटिव नंबर में। तो आप याद रखेंगे द कॉस्ट पाथ इज अ पॉजिटिव नंबर। जो कॉस्ट पाथ होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे हैं। कई जगहों पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक स्टेप से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे को जा रहे हैं, तो यहां से यहां जाने में मान लीजिए 10 रुपया खर्च हुआ, यहाँ से यहाँ 10 रुपया, यहाँ से यहाँ 10 रुपया। तो पूरे स्टेट स्पेस का अगर पूछा जाए कॉस्ट क्या हुआ, तो आप तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख देते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस the path cost is sum of cost of each action, sum of cost of each action। अब आपसे अगर ये पूछा जाता है यहाँ पर कि ठीक है आप इतना जान गए, ये सोल्यूशन पाथ है, ये निकाल लिए, सोल्यूशन निकाल लिए, स्टेट स्पेस निकाल लिए, तो अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि भाई क्या कोई एल्गोरिदम है जिसका इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो हाँ, हमारे पास अब कुछ सर्च एल्गोरिदम्स भी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमें ये बनता है कि ये सर्च एल्गोरिदम होता क्या है और कौन कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कौन कौन सा पढ़ना है, लेकिन आपको यहाँ पे एक एक करके सबके बारे में बताएंगे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सर्च एल्गोरिदम क्या होता है? तो ये एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं एक आइटम को ढूंढने के लिए। कहाँ पे? एक आइटम को ढूंढना है कलेक्शन ऑफ आइटम्स में।
एक आइटम को ढूंढना है कलेक्शन ऑफ आइटम्स में, ठीक है। और जिस आइटम को आप ढूंढिएगा उसका एक स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है। तो वहां पे आप लिख सकते हैं एन एल्गोरिदम, an algorithm that is an algorithm that is used to find an item, an algorithm that is used to find an item with specified properties among a collection of items, among a collection of items, among a collection of items, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्च एल्गोरिदम। बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल हम लोग एक सर्च एल्गोरिदम की बात करेंगे, उसका नाम है एडवर्सियल सर्च, जिसको टू एजेंट सर्च भी कहते हैं। तो हम लोग पहला चर्चा जिसके बारे में करेंगे वो है एडवर्सियल सर्च, और इसी एडवर्सियल सर्च को हम लोग टू एजेंट सर्च भी कहते हैं। इसी एडवर्सियल सर्च को हम लोग टू एजेंट सर्च के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये एडवर्सियल सर्च क्या है, टू एजेंट सर्च क्या है, दोनों एक ही चीज है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। डिस्क्लोज करने से क्या होगा, आप भी परेशान हो जाएंगे, उब जाएंगे, अरे बाप रे इतना पढ़ना है। लेकिन पढ़ना है आपको, थोड़ा सा सिलेबस इसका वास्ट है, लेकिन हम लोग कवर कर सकते हैं अगर आप हिम्मत रखेंगे तो। बात करें हम लोग एडवर्सियल सर्च की, हम लोग बात करें एडवर्सियल सर्च की, तो ये एडवर्सियल सर्च होता क्या है, ठीक है। इस एडवर्सियल सर्च को हम लोग गेम प्लेइंग टेक्निक से नाम से भी जानते हैं। इसी एडवर्सियल सर्च को हम लोग गेम प्लेइंग टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो एजेंट होता है उस एजेंट को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में डालते हैं, ठीक है, और उसको एक कॉन्फ्लिक्टिंग गोल दिया जाता है। अब उस गोल को एजेंट डिफीट करेगा, और जैसे ही वो डिफीट करता है एक एडवर्सरियल सर्च निकल कर आता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, द एजेंट्स आर surrounded by a competitive environment and a conflicting goal, is given to the agent, ठीक है, and a conflicting goal is given to the agent। तो क्या होता है, the agent tries to defeat each other giving rise to adversarial search, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ये गेम प्लेइंग क्या होता है, ये कोई खेल है। तो हम लोग गेम प्लेइंग के बारे में यहाँ पढ़ते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। ये गेम प्लेइंग एक टर्म आया है, ये गेम प्लेइंग है क्या। अगर हम लोग गेम प्लेइंग की बात करें तो ये डिस्कशन है, जहाँ पर जो एजेंट्स होते हैं वो आपस में करते हैं। वो एजेंट्स डिस्कशन क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपने अंदर दो चीज़ों को और बढ़ा सके,
पहला क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, और दूसरा है लॉजिक फैक्टर। तो आप लोग लिख सकते हैं गेम प्लेइंग क्या है, तो इट रेफर्स टू द discussion of games. It refers to the discussion of games where जहाँ पे where human intelligence and logic factor is required, where human intelligence and logic factor इज रिक्वायर्ड, जहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस और लॉजिक फैक्टर की आवश्यकता होती है। अब हम इस एल्गोरिदम से बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमम या बेस्ट निकालने का क्या तरीका है, तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, बेस्ट कैसे निकाले। तो यहाँ पे है हमारे पास एक क्वेश्चन, कहता है हाउ टू गेट optimal solution from an algorithm. How to get optimal solution from an algorithm. एल्गो लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग समझ जाइएगा। अब एल्गोरिदम से हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है तो दो टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है प्रूनिंग, दूसरा होता है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन फंक्शन। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर आप वो झारखंड माध्यमिक आचार्य वाले से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे टर्म्स वहाँ पे दिए हुए हैं और हम आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। इस तरह डिटेल में आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा फिलहाल, ठीक है। तो ये मेरा अभिमान नहीं है, लेकिन ये मेरा मेहनत है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि एक एक वर्ड वाइज आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाए, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें तो कोई भी क्वेश्चन आपको नया ना लगे, कोई क्वेश्चन आपको परेशान ना करे, ये आपको ना लगे कि आप ठगे गए हैं इस वीडियो को देखकर, या इस चैनल पर आकर आप सिर्फ टाइम बर्बाद कर गए, सिर्फ मेरा व्यूज और लाइक्स बढ़ा कर गए। नहीं, कतई नहीं, मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमसे जुड़ा है वो सीखे, आगे बढ़े। और ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल तब होगा जब आप पढ़ेंगे, रिजल्ट्स लाएंगे, और ये संभव है। आप थोड़ा सा अपना एफर्ट दिखाइए, विश्वास मानिए, आप हमारे साथ एक कदम चलेंगे, हम आपके साथ 100 कदम चलने को तैयार हैं। लेकिन आपको एक बार बस कोशिश करने की आवश्यकता है, और मुझे यकीन है कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो मेहनत करेंगे। हमें कहीं से ये नहीं है कि भैया अपना व्यूअर बेस बढ़ाना है, हमें आपका सिलेक्शन दिलाना है। खैर, बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। तो जब हम लोग ये गेम प्लेइंग सर्च की बात कर रहे थे, तो इस सर्च में आप स्वाभाविक सी बात मानिएगा कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, हम पहले उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ गेम प्लेइंग सर्च। इस गेम प्लेइंग सर्च के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास करीब करीब 6-7 बनते हैं, ठीक है। तो वो 6-7 कौन कौन से होते हैं आपको पहले बता देते हैं। पहला जो हमारे पास होता है वो है SO, जिसको एस इनिशियल बोलते हैं। दूसरा होता है प्लेयर, तीसरा होता है एक्शन, चौथा हमारे पास जो होगा वो होगा रिजल्ट। अगर पांचवे की बात करें तो पांचवा जो हमारे पास होगा वो यहां होगा टर्मिनल टेस्ट। अब छठा जो हमारे पास होगा वो होगा यूटिलिटी। ये 7 बनते हैं, सॉरी 6 लिखा है ना मैंने यहाँ पे, हाँ 3 4 5 6, ये 6 बनते हैं। इसके अलावा एक और है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल स्टेट्स। तो वो एलिमेंट में नहीं आता है कई बार, लेकिन एक नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कशन का बनता है, आप इसको साइड में लिख सकते हैं। वो है हमारा टर्मिनल स्टेट,
ठीक है, अब जानते हैं ये सारे टर्म्स होते क्या हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग बात करें एस ओ की, तो ये क्या होता है, इनिशियल स्टेट जहां से कोई भी गेम शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गेम नहीं, मैं यहाँ पे एक्शन की बात कर रहा हूँ। सेल्फ लर्निंग टेक्निक को गेम डिनोट करता है यहाँ पे, तो आपको वीडियो गेम से इसको नहीं लेके चलना है, सेल्फ लर्निंग टेक्निक को ये डिनोट करता है। ठीक है, तो एस ओ क्या हो गया, इनिशियल स्टेट फ्रॉम वेयर द गेम बिगिंस, ये हो गया एस नॉट या एस ओ। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, प्लेयर। प्लेयर कौन है यहाँ पे, खिलाड़ी कौन है। ठीक है, तो ये बताता है कि किस एजेंट का टर्न है आगे बढ़ने का या नेक्स्ट मूव लेने का। तो आप यहां लिखेंगे इट डिफाइंस विच प्लेयर is having the current turn to make a move in the state, to make a move in the state। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे एक्शन के बारे में। एक्शन क्या होता है यहाँ पे, अगर हम लोग एक्शन की बात करें तो एक्शन का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ लीगल मूव्स। कौन कौन से मूव्स लिए गए हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदलने के लिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इट डिफाइंस द सेट ऑफ legal moves that a player can make to change the state। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट। रिजल्ट क्या हो गया, इट डिफाइंस द रिजल्ट ऑफ अ मूव, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में गया तो उसका आउटपुट बताता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट डिफाइंस द रिजल्ट ऑफ अ मूव। इसके आगे चला जाए तो हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टर्म था, वो था टर्मिनल टेस्ट। टर्मिनल टेस्ट, टर्मिनल टेस्ट क्या होता है, ये बताता है कि जो गेम था यानी जो एक्शन था या जो स्टेट था वो अपने एंड पर आ गया है, और इस केस में टर्मिनल टेस्ट में जो आउटपुट होगा वो हमेशा ट्रू निकलता है। ठीक है, कभी फॉल्स नहीं हो सकता, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। इट डिफाइंस that the game has ended, it defines that the game has ended, ये बताता है कि जो गेम था वो क्या है, खत्म हो गया, पहला पॉइंट। और दूसरा ये बताता है कि it returns, आउटपुट हमेशा क्या होगा, तो it returns true, आउटपुट हमेशा ट्रू होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म था, वो था यूटिलिटी। अब ये टर्म आता है कि यूटिलिटी क्या होता है। तो अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो ये फाइनल वैल्यू बताता है जो आया है एंड ऑफ द गेम। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे इट डिफाइंस द फाइनल वैल्यू with which the game has ended, with which the game has ended। ठीक है, इसको हम लोग दूसरी भाषा में, या इसका एक सिनोनिम है, हम लोग इसी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं।
हम लोग इसी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और इसी को हम लोग पे ऑफ फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पे ऑफ फंक्शन क्या है या ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है या यूटिलिटी क्या है, तो तीनों का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ। अब इसके लास्ट में हम बात करें तो इसके लास्ट में बात होती है वो है टर्मिनल स्टेट की। इसके लास्ट में बात होती है टर्मिनल स्टेट की। अब टर्मिनल स्टेट क्या होता है, ठीक है, तो जहां पर गेम खत्म हो गया, यानी जहां पे एक्शन खत्म हो गया, जहां पे लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया मशीन का, उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल स्टेट। तो आप यहां लिख सकते हैं द स्टेट वेयर द गेम the state where the game has ended। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल स्टेट कहते हैं। अगर हम बात करें, हम लोग पढ़ रहे थे एडवर्सियल सर्च के बारे में। एडवर्सियल सर्च में कुछ ना कुछ इश्यूज भी होंगे क्योंकि ये एल्गोरिदम है। एक एल्गोरिदम हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसमें इश्यूज होंगे, ड्रॉबैक्स होंगे, कमी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या कमी है, क्या इश्यूज है, ये हमको जानना है। तो जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कुछ और एल्गोरिदम्स के बारे में जानेंगे। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आप अपनी समस्या हम तक बताइए, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि उस समस्या का समाधान हो। टॉपिक वाइज जो भी चेंजेस आएंगे, कोई भी दिक्कत आएगी, आप बेहिचक मेरे से संपर्क करिए। मेरा पूरा प्रयास है कि हर टॉपिक के डाउट्स को मैं आपको इंडिविजुअली बताऊं। आने वाले दिनों में मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि गूगल मीट या जूम पे एक डाउट सेशन लिया करूँगा शाम को, जहाँ पे आप लोग इंडिविजुअली मेरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को रख सकते हैं। इन सब के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। साथ बनाए रखें, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।